हेलो क्यूरियस माइंड्स, पिछले वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और समझा था कि दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि मीडियम बदलने पर यह फोर्स किस तरह बदल जाता है। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ फोर्स की दिशा और उसके वेक्टर फॉर्म को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है, यानी यह नियम कहाँ लागू होता है और कहाँ नहीं। चलिए सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा को। किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाला यह इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा उनके केंद्रों को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा यानी लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अनुदिश ही कार्य करता है। ठीक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये फोर्स भी केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर लगता है, इसीलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा याद है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आइए इसे एक आसान उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q1 और Q2। ये दोनों x एक्सिस पर रखे हुए हैं और Q2 Q1 से x दूरी पर उसके राइट साइड स्थित है। अब चूंकि ये दोनों समान चार्जेस हैं, इसलिए वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आइए अब इनके बीच लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले फोर्स F21 को देखिए। इस फोर्स के कारण Q1 Q2 को अपने से दूर धकेलेगा, और क्योंकि Q2 Q1 के दाईं ओर रखा है, इसलिए फोर्स F21 पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। अब Q1 पर चार्ज Q2 के कारण लगने वाले फोर्स F12 को देखिए। इस फोर्स के कारण Q2 Q1 को अपने से दूर धकेलेगा, यानी F12 नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा। कूलॉम्स लॉ के अनुसार दोनों चार्जेस पर लगने वाले बल का वेक्टर फॉर्म यहां दर्शाया गया है। ये दिखाता है कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी यहां भी न्यूटन्स थर्ड लॉ अर्थात एक्शन रिएक्शन पूरी तरह लागू होता है। अब एक और स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए हम चार्ज Q2 को x एक्सिस से हटाकर Q1 के ठीक ऊपर y दूरी पर रख देते हैं। तो क्या फोर्स की दिशा बदल जाएगी? नियम अभी भी वही रहेगा, फोर्स हमेशा चार्जेस को जोड़ने वाली सीधी रेखा के अनुदिश ही लगेगा। इस स्थिति में दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, इसलिए Q1 Q2 को ऊपर की ओर धकेलेगा, यानी Q2 पर लगने वाले फोर्स F21 की दिशा पॉजिटिव y डायरेक्शन में होगी, और चार्ज Q2 Q1 को नीचे की ओर धकेलेगा, यानी Q1 पर लगने वाले फोर्स F12 की दिशा नेगेटिव y डायरेक्शन में होगी। आइए अब इन चार्जेस पर लगने वाले फोर्स की वेक्टर फॉर्म को देख लेते हैं। Q2 पर लगने वाला बल यानी F21 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन y स्क्वायर पॉजिटिव j कैप होगा। यहाँ j कैप एक यूनिट वेक्टर है जो हमें ये बता रहा है कि बल की दिशा y एक्सिस के पैरेलल अर्थात y अक्ष के अनुदिश है। चूंकि बल ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए यूनिट वेक्टर पॉजिटिव है। अब Q1 पर लगने वाला फोर्स यानी F12 को समझते हैं। इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन y स्क्वायर माइनस j कैप लिख सकते हैं। यहाँ यूनिट वेक्टर j कैप नेगेटिव है, जो हमें ये बता रहा है कि फोर्स की दिशा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। अब तक हमने देखा कि चाहे चार्जेस x एक्सिस पर हो, y एक्सिस पर हो या किसी भी दिशा में रखे गए हो, कूलॉम फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग द चार्जेस के अलोंग ही कार्य करता है। लेकिन अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर ये दोनों चार्जेस x एक्सिस या y एक्सिस पर न होकर ओरिजिन से गुजरने वाली रेखा y इक्वल टू x पर रखे जाएं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो बताइए इस स्थिति में कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? और हाँ, आपके लिए एक और कंसेप्चुअल सवाल, अगर x एक्सिस पर रखे इन दो चार्जेस में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कर दिया जाए, तो फोर्स F12 और फोर्स F21 की डायरेक्शंस कैसी होंगी? लेकिन क्या कूलॉम्स लॉ हर सिचुएशन में सही काम करता है? बिल्कुल नहीं, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आइए अब इन्हें आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन यह है कि कूलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए काम करता है। पॉइंट चार्ज का मतलब है ऐसा चार्ज जिसका साइज उसके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो। लेकिन रियल लाइफ में हर चार्ज ऑब्जेक्ट इतना छोटा नहीं होता। कई बार चार्जेस बड़े ऑब्जेक्ट्स पर फैले होते हैं, जैसे किसी प्लेट्स की सरफेस पर। अगर इन प्लेट्स के बीच की दूरी उनके साइज की तुलना में बहुत अधिक हो, तो दूर से देखने पर ये लगभग पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव कर सकती है। ऐसी स्थिति में हम लगभग कूलॉम्स लॉ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी और सूर्य दोनों बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं,
लेकिन उनके बीच की दूरी इतनी विशाल है कि ऑर्बिटल कैलकुलेशंस में हम कई बार उन्हें पॉइंट मासेस की तरह ट्रीट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन प्लेट्स को एक दूसरे के बहुत पास ले आते हैं, सिचुएशन बदलने लगती है। अब चार्ज केवल यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं रहता, बल्कि प्लेट्स पर रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। यानी चार्जेस अपनी पोजीशंस बदलने लगते हैं। प्लेट्स के अलग अलग पॉइंट्स पर मौजूद चार्जेस की डिस्टेंसेस भी अलग अलग हो जाती है। इसलिए सिस्टम में कोई एक सिंगल डिस्टेंस आर नहीं बचती, जिसे सीधे कूलॉम्स लॉ में रख दिया जाए। जबकि पॉइंट चार्जेस में ऐसी समस्या नहीं आती, क्योंकि उनका फिजिकल साइज लगभग शून्य माना जाता है। दूसरी लिमिटेशन यह है कि दोनों चार्जेस स्टेशनरी मतलब स्थिर होने चाहिए। यानी कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है। यह उन चार्जेस के लिए सबसे सही काम करता है जो स्थिर है। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, बल्कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है। अब तक हमने दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को समझा। लेकिन रियल वर्ल्ड में अक्सर एक चार्ज के आसपास कई चार्जेस मौजूद होते हैं। तो ऐसे में नेट फोर्स कैसे निकाला जाएगा? अब मान लीजिए चार्ज Q1 के आसपास कई चार्जेस जैसे Q2, Q3, Q4 आदि मौजूद है। तो Q1 पर लगने वाला कुल इलेक्ट्रिक फोर्स इन सभी चार्जेस द्वारा लगाए गए इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में कूलॉम ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह इनवर्स स्क्वायर लॉ डिस्कवर किया था? या फिर किसी और ने यह रहस्य पहले ही समझ लिया था? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हेनरी कैवेंडिश ने पहले ही इस इनवर्स स्क्वायर नेचर को समझ लिया था। कैवेंडिश ने एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने एक चार्ज्ड खोखले गोले के अंदर एक दूसरा गोला रखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अंदर वाले गोले पर कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता, यानी वहां चार्ज नहीं पहुंचता। इस नल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने साबित किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स 1/r² के नियम पर ही चलता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैवेंडिश ने अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ी इन महत्वपूर्ण खोजों को अपने जीवनकाल में पब्लिश नहीं किया। उनके अनपब्लिश्ड नोट्स और एक्सपेरिमेंट्स को बाद में महान वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने स्टडी किया और 1879 में दुनिया के सामने प्रकाशित किया। तब वैज्ञानिक समुदाय को पता चला कि कैवेंडिश कूलॉम से पहले ही इनवर्स स्क्वायर लॉ की गहरी समझ विकसित कर चुके थे। मैक्सवेल ने कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट्स की बहुत प्रशंसा भी की थी, क्योंकि वे नल एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित थे, यानी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जहां किसी इफेक्ट के न दिखाई देने से एक महत्वपूर्ण साइंटिफिक कंक्लूजन निकाला जाता है। बाद में कूलॉम ने टॉर्शन बैलेंस की सहायता से अत्यंत केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स किए और इलेक्ट्रिक फोर्स को क्वांटिटेटिवली मेजर किया। इसीलिए आज यह नियम कूलॉम्स लॉ के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आसान भाषा में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।